हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का बहुत डिटेल में पढ़े, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सभी हम लोग सीख चुके हैं। इस अध्याय में हम लोग उन सभी प्रश्नों को करेंगे और उन सभी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होते हैं और उनसे अधिकतर मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को भी आप वैसे ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बाबू, हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल। ठीक है, एसिड। एसिड क्या होता है पहले परिचय जानते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है। मतलब जब भी आप उसको टेस्ट करेंगे तो कैसा टेस्ट आएगा? उसका खट्टा टेस्ट आएगा। एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता ही है खट्टा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है ना, जिसको हम लोग अनिल नाम से आप याद कर सकते हैं। अ से अम्ल हो गया और इधर नी से क्या हो गया? नीला लिटमस, और ल फॉर लाल हो गया। मतलब कि अम्ल जो होता है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, यह जलीय विलयन में एच आयन देता है। अब एच आयन जो होगा ना बाबू, ये होता है एसिड में। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखें HCl, ठीक है, तो H और ये जब ब्रेक डाउन होता है तो H हो जाता है पॉजिटिव और Cl हो जाता है नेगेटिव। ओके, तो H जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो जलीय विलयन में कैसा आयन देता है? पॉजिटिव आयन देता है जो कि H प्लस होता है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा अगला टॉपिक है क्षारक। बेसिस क्या होता है परिचय जानते हैं सबसे पहले। स्वाद में कैसा होता है बाबू? कड़वा होता है। मतलब टेस्ट कीजिएगा तो आपको कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। छूने पर यह साबुन जैसा चिकने लगते हैं। ऑब्वियसली साबुन जो होता है बाबू वो क्या होता है? वो एक प्रकार का बेसी तो होता है। ठीक है, साबुन में बेसी मिलाया जाता है। यह जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? OH, है ना, OH आयन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये भैया बेस है। ठीक है, बेस कौन सा आयन देते हैं? OH आयन देते हैं और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखें NaOH, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसको ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा बाबू? सोडियम, और इधर बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और यही जल में जब घुलता है तो OH आयन हमें देता है। ठीक है, याद करने के लिए क्या ट्रिक है? छलनी। छ से हो जाएगा बाबू क्षार, और यहाँ ल से हो गया लाल लिटमस, और नी से हो जाएगा आपका नीला। मतलब कि क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है सूचक, इंडिकेटर्स। पहचान कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। आप उसकी पहचान कैसे कीजिएगा कि वो चीज एसिड है या फिर बेस है? तो देखिएगा प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। मतलब कि नेचर के द्वारा कुछ ऐसे हम लोगों को तरीके मिले हुए हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो चीज बेस है या फिर एसिड है। ठीक है, कुछ संश्लेषित सूचक भी हैं, जैसे मानव निर्मित हम लोग लैब में तैयार किए, साइंटिस्ट लोग उसको बनाए हुए हैं, उसके जरिए भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। प्राकृतिक सूचक में आप देखिएगा लिटमस, जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर पतली पतली पट्टी टाइप के पेपर होता है। उसको जब आप, है ना, नीले लिटमस में क्या बोलते हैं, नीले लिटमस पेपर को जब आप एसिड में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। यहाँ फिगर में भी आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, हल्दी भी एक तरह का सूचक है। ठीक है, हल्दी भी पहचान करता है कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। एसिड के साथ तो उसका कोई खास रिएक्शन नहीं होता है, बेस के साथ बहुत अच्छा तरीके से वो रिएक्ट कर जाता है ना। लाल पत्ता, जो गोभी का लाल पत्ता होता है, वो भी रिएक्ट करता है। संश्लेषित सूचक जिसमें हम लोग बाबू बोलते हैं मिथाइल अरेंज और फिनोफ्थिलीन, ये मानव निर्मित है। मतलब लैब में इसको तैयार किया गया है। ठीक है, और इनसे हम लोग एसिड और बेस की पहचान करते हैं। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है बाबू, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि लाइकेन से प्राप्त होता है। घबराइए नहीं, प्राकृतिक सूचक को और संश्लेषित सूचक को दोनों को हम लोग अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाने वाला हूँ और इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। तो आइए समझते हैं अम्ल, क्षार और लवण के जो सूचक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो किस प्रकार। ठीक है,
इसके बारे में विस्तार में थोड़ा-सा समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो सूचक होता है वैसा पदार्थ जो किसी विलेन के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना अपने रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा क्या कर देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे सूचक कहिएगा। किसमें परिवर्तन देता है भैया? तो यहाँ पर देखिएगा रंग में और गंध में, ठीक है जी? ओके। पहला जो है लाल पत्ता गोभी, ठीक है? पत्ता गोभी कैसा होता है बाबू? रेड कलर का जो पत्ता गोभी होता है वो भी एक खास प्रकार का सूचक है। ये एक प्राकृतिक सूचक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नेचर के द्वारा हमें मिलता है, हम इसे बना नहीं सकते। ये अम्ल में लाल और या बैंगनी रंग रहता है। अम्ल के साथ तो ज़्यादा कोई खास परिवर्तन दिखता नहीं है, लेकिन क्षार में इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी? ओके। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला है मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिएगा मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये एक संश्लेषित मतलब कृत्रिम कृत्रिम सूचक है। अम्ल के साथ लाल रहता है, क्षार के साथ कैसा रंग हो जाता है उसका? पीला हो जाता है। ठीक है जी? ओके। फिनोफ्थिलीन के बारे में जानते हैं बाबू, यहाँ पर देखिएगा ये एक कृत्रिम सूचक है, मतलब इसे भी मानव निर्मित ही बोलेंगे, है ना? अम्ल कैसा होता है बाबू? अम्ल के साथ इसका रिएक्ट कैसा होता है? कोई चेंज नहीं आता है, कलर में कोई चेंज नहीं आता है अम्ल के साथ, ठीक है? नो चेंज। लेकिन जैसे ही क्षार के साथ उसको मिलाइएगा कैसा कलर हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, ठीक है? ओके। गंधीय सूचक में जैसे कि प्याज जो होता है बाबू, अम्लीय माध्यम। प्याज जो होता है वो तीक्ष्ण गंध बनी रहती है, मतलब कि जब भी आप अम्ल में उसको डालेंगे तो उसकी जो गंध है सेम वैसी ही रहेगी, कुछ खास परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, जैसे वो क्षारीय माध्यम में जाएगा, ठीक है, जैसे उसको बेस में डालिएगा पूरी तरीके से गंध क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, वहां से हट जाता है। तो एक अच्छा तरीका है पता लगाने का कि वो चीज एसिड है या फिर बेस है, ठीक है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, इसका उपयोग दृष्टि बाधित छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है, क्योंकि जो लोग देख सकते हैं वो लोग तो देख के आराम से कलर में चेंज हो रहा है पता लगा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं देख सकते हैं वो कैसे पता करेंगे कि वो चीज एसिड है या फिर बेस है ना? तो उसके लिए ये जो गंध वाला टेक्निक है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है, ताकि वो लोग स्मेल से पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ एसिड है या फिर बेस है। ओके, ठीक है। और देखिए गंधीय सूचक में और क्या-क्या होता है बाबू? लौंग का तेल भी है। लौंग का तेल, है ना, कि अपनी एक विशिष्ट गंध होती है, उसका एक अलग ही स्मेल होता है, लेकिन जब अम्ल के साथ उसमें हम लोग अम्ल में उसको डालते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, ठीक है? लेकिन जैसे ही वो क्षार के संपर्क में आता है, उसका जो गंध है वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है ना? ओके। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक एक और चीज़ है बाबू, वैनिला एसेंस। अब देखो वैनिला एसेंस क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं ना, भोजन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें उसको सुगंध आए भोजन से, है ना? क्या है बाबू? सुगंध आए, ठीक है? अब देखेंगे तो वेनिला एसेंस क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि हम खाना जो भी बनाते हैं उसमें क्या है? स्मेल आए, बहुत अच्छा सुगंध आए, इसके लिए हम लोग इस वेनिला एसेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो ये जो वेनिला एसेंस है बहुत ही मीठी गंध होती है, बहुत ही प्रसिद्ध होती है, आप सभी जानते भी होंगे। अम्ल में इसका गंध बिल्कुल वैसा रहता है, कोई खास परिवर्तन एसिड के साथ नहीं होता है। लेकिन जैसे ये क्षार के संपर्क में जाता है, गंध क्या हो जाती है? नहीं आती है। पहले तो मीठा गंध आ रहा था ना अम्ल के साथ, लेकिन अब वो बिल्कुल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। जैसे ही हम किसके साथ मिलाते हैं? बेस के साथ मिलाते हैं, क्षार के साथ मिलाते हैं, ठीक है? ओके। अब यहाँ पर देखिएगा एक सारणी है जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे लाल लिटमस जो होता है वो अम्ल में कोई भी बदलाव नहीं दिखता है, लेकिन क्षार में कैसा दिखता है? नीला दिखता है। नीला लिटमस अम्ल के साथ लाल हो जाता है, और क्षार के साथ इसका क्षार के साथ कोई बदलाव नहीं होता। मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है बाबू? अम्ल के साथ लाल हो जाता है, लेकिन क्षार में इसका कोई क्षार में कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। फिनोफ्थिलीन अम्ल के साथ रंगहीन रहता है, क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। और जितने भी गंधीय सूचक है वो अम्ल के साथ अपना जो भी स्मेल है वो बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो बेस के संपर्क में जाते हैं, अपनी जो उनकी जो गंध है वो गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी गंध क्या हो जाती है बाबू? गायब हो जाती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक ट्रिक है, ट्रिक के ज़रिए आप याद रख सकते हैं। मिथाइल के लिए माला है, मिथाइल ऑरेंज है, वो लाल हो जाता है, ठीक है? आरबीआर मतलब कि बेस जो होगा
वो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, ओके। एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्या-क्या प्रश्न आपके आ सकते हैं, जैसे लिटमस या एक थैलोफाइटा समूह का लीचेन पौधे से निकाला जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है किस समूह से है, तो आप बोल सकते हैं ये एक थैलोफाइटा समूह से है। और कहाँ से प्राप्त होता है बाबू, लीचेन से प्राप्त होता है। गंधीय सूचक दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे प्याज और वनीला हो गया। अभी आपको बताएं कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। संश्लेषित सूचक मिथाइल अरेंज और फिनोफ्थिलीन प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं, लेबोरेटरी में इसका उपयोग किया जाता है ना। आम लोग इसका उपयोग अधिकतर नहीं करते हैं, है ना, लैब में ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू हमने प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित और जितने भी सूचक होते हैं गंधीय सूचक, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गंधीय सूचक प्याज हमने देख लिया, लौंग भी देख लिया, वेनिला भी देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बाबू अम्ल के प्राकृतिक स्रोत जो नेचर के द्वारा हमें एसिड मिलते हैं, वो कहाँ से मिलता है और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है बाबू, एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, नींबू या फिर संतरा बोले सिट्रिक एसिड, टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, चींटी के डंक में आपको मेथनोइक एसिड मिल जाता है, नेटल का जो डंक होता है उसमें भी आपको मेथनोइक एसिड ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्रबलता एवं तनुकरण की सावधानी। हाँ, ये जो चीज है ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज होता है बाबू प्रबल एसिड, जो कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा, एक होता है दुर्बल। ठीक है, प्रबल एसिड किसको बोलते हैं, अधिक एच आयन, यहाँ पे एच छिप गया है, तो अधिक एच आयन वाले जितने भी एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। जैसे एक उदाहरण में HCl, H2SO4 है ना, या फिर HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, एक कौन सी एसिड है, प्रबल एसिड है। ठीक है, दुर्बल, दुर्बल में क्या होता है, एच आयनों की जो एच आयन जो होते हैं वो नहीं होते हैं इसमें, बेसिकली सॉरी कम होते हैं, होते तो हैं ऑब्वियसली, होते तभी तो एसिड है। ठीक है, कम होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा CH3COOH है ना, इसमें H आयन की उपस्थिति क्या होती है, कम होती है, जिस वजह से ये क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। यहाँ पे देखिएगा सावधानी में कुछ बताया हुआ है कि अम्ल में जल कभी नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा जल में धीरे धीरे अम्ल मिलाकर उसको ऐसे हिलाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए आपके पास है ना एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में इसमें मान लीजिए कि वाटर है। ओके, क्या है बाबू, वाटर है, और इस वाले बीकर में ठीक है HCl है। ठीक है, और HCl इसमें अधिक मात्रा में है और यहाँ पर पानी है। अब आप इस पानी को इस एसिड में मिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको अचानक से एसिड में डालेंगे ना, तो होगा ये कि जैसे पानी इसके संपर्क में जाएगा ना, यहाँ पर ये वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा रिएक्ट कर गया तो ये जो है वो टूट सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है बाबू, टूट सकता है, और टूटने से क्या होगा, ये आपके शरीर पर पड़ सकता है। और ये सेल इतना डेंजरस होता है कि ये आपके शरीर पर जहाँ भी पड़ेगा उसको जला सकता है, कपड़े खराब कर सकता है। ठीक है, कपड़ों में है ना, कपड़ों को जला सकता है, जिस स्किन पे गिरेगा स्किन को वो डैमेज कर सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है ना, कोई भी एसिड। तो जब कभी भी उसमें हम लोग पानी मिलाते हैं तो इसका खास ख्याल रखा जाता है कि जल को उसमें धीरे धीरे ही मिलाना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ आप यहाँ पे देखिए, आप कई सारी मूवीज़ देखे होंगे, है ना, एक मूवी आई थी, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें होता ये है ना कि कुछ लोग जाते हैं बाइक पे सवार रहते हैं और वो लोग एसिड में पानी को जल्दी जल्दी मिला के और उसको अटैक करते हैं, एसिड अटैक, है ना, किसी एक्ट्रेस रहती है उनके ऊपर, है ना। सोचो कितना डेंजरस होता होगा, जब ये वाटर इसमें मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करता है ना, बहुत ही उसमें तेज रिएक्शंस होता है, और वो रिएक्शन होने के अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हो रहा, वो चल रहा है, फिर इसको अप्लाई कर दिया गया किसी के फेस पे, सेंसिटिव चेहरे पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना डेंजरस हो सकता है HCl, है ना। तो जब कभी भी इसको तनुकृत किया जाता है तो बाबू जल बहुत सावधानी से उसमें क्या किया जाता है, मिलाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है अन्यथा उष्मा के कारण विस्फोट या पात्र टूटने का भी खतरा रहता है ना। अगर अचानक से मिला देंगे तो टूट जाएगा, टूटेगा तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर आप देखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। हाँ, ये चीज देखिएगा, धातु और एसिड जब भी मिलेंगे तो आपको लवण और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। ठीक है, मेटल और एसिड मिलाएंगे तो बाबू क्या बनेगा, लवण बनेगा और गैस बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में Zn है, H2SO4 है, मिलकर क्या बना, ZnSO4 और H2 बना। मतलब कि ये है मेटल और ये क्या है, अम्ल है। और ये जो बना है बाबू जिंक सल्फेट, ये क्या हो सकता है, ये होगा लवण। क्या होगा बाबू, लवण। और हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। तो H2SO4 एक प्रकार का क्या हो गया बाबू, एसिड हो गया, है ना, एसिड हो गया। और ये क्या है, जिंक मेटल। तो इस नियम को हमेशा याद रखना है कि कभी भी धातु और अम्ल को हम लोग मिलाएंगे तो बनेगा क्या, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, क्षार के साथ देखिएगा जब रिएक्ट होगा तो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और इसके साथ हम लोग मिला रहे हैं मेटल को। तो जब मेटल मिलाएंगे तो बाबू क्या बना, Na2ZnO2, मतलब इसका नाम होता है बाबू सोडियम जिंकेट। और क्या निकलता है, रिलीज क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाला है कि चाहे आप अम्ल मिला लीजिए धातु के साथ, चाहे आप क्षार मिला लीजिए, बनेगा तो क्या बनेगा, बनेगा भैया तो लवण ही बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। हाइड्रोजन गैस के अलावा कोई और गैस रिलीज नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉप टेस्ट के बारे में। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ये पता लगाया गया कि जो भी हम लोग अभी पीछे दो रिएक्शंस देखे कि कोई भी एसिड में अगर हम मेटल डालते हैं, ठीक है, या फिर बेस में मेटल डालते हैं तो जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस होता है। ठीक है, तो जैसा कि रिएक्शन में आप देखें कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, ये कैसे पता चला, इसका प्रमाण कोई प्रूफ होगा ना। ठीक है, तो उसी के लिए एक टेस्ट किया गया बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पॉप टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पॉप टेस्ट बोलते हैं। किस प्रकार से टेस्ट किया गया, आइए एक उदाहरण से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे एक बीकर लिया गया, ठीक है, और इसको एक स्टैंड पे लगाया गया, है ना, और इसमें क्या डाल दिया गया बाबू, इसमें डाला गया HCl। क्या डाला गया, HCl। और इसमें छोटे 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 दाने डाले गए, किस चीज के, तो दाने डाले गए बाबू जिंक के, Zn के। ओके, तो जिंक के दाने डाले गए। अब आपको पता है कि HCl और जो जिंक है वो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, वो रिएक्ट करेंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया, पैक कर दिया गया और एक पाइप को गुजारा गया। ठीक है, और इधर एक और पात्र रख दिया गया। ओके, और इस पात्र में रख दिया गया पानी। ठीक है, और उस पानी में घोल दिया गया है क्या चीज, सर्फ। सर्फ बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं साबुन का घोल। ठीक है, ड्राइंग थोड़ा सा बिगड़ रहा है, इस पर उतना प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सर्फ घोला गया तो ये क्या हुआ, इसमें से लगा निकलने बुलबुले। क्या निकलने लगे बाबू, बुलबुले निकलने लगे। और जब इन बुलबुलों के पास क्या लेके गया गया, माचिस की तीली या फिर कोई जलता हुआ चीज लेके गया गया, तो ये फट फट की आवाज निकलने लगा। ठीक है, पट पट की आवाज निकलने लगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि इसमें से जो गैस रिलीज हुआ है वो कोई और गैस नहीं, वो हाइड्रोजन ही है। ऐसा क्यों, हाइड्रोजन है क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो ज्यादा ज्वलनशील होता है। कैसा होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है जी, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ज्वलनशील होता है। और ऑक्सीजन होता तो क्या होता, जलने में सहायता करता, और क्या करता, वो थोड़ी जलता, बुलबुला थोड़ी जलता, है ना। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो आग को बुझा देता, बट यहाँ पर ये जल रहा है, ऊपर से आवाज भी कर रहा है। तो इससे प्रूफ हो गया जो हाइड्रोजन जो उसमें बुलबुला है वो जल रहा है, मतलब कि वो क्या है, हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। ओके, है ना। तो यही बताया गया है कि उनके पास मोमबत्ती लेके जाइए तो फट फट की क्या होगी, ध्वनि आएगी, और इससे प्रतीत होता है कि यह ध्वनि हाइड्रोजन गैस में उपस्थित होती है। ओके, अब देखते हैं बाबू ऑक्साइडों की रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर देखिएगा धात्विक ऑक्साइड जो होता है ये क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे, ऑक्साइड और अम्ल मिलाते हैं तो हम जानते हैं वो क्या निकलेगा, लवण बनेगा और
जल बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं CuO मतलब क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है। किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो आप क्या बोलिएगा कि ये एक धातु ऑक्साइड है। ओके, तो यहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्ट किया जा रहा है किस चीज से, एसिड से। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो Cu है ना, Cl2 बना है, जो कि एक प्रकार का क्या है, लवण है ना जी, सॉल्ट है। और यहाँ पर H2O क्या है, जल है। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड कभी भी बाबू मिलेगा तो क्या बनेगा, वो लवण और जल ही मिलेगा। और ये कैसा रिएक्शन देता है बाबू, तो ये क्षारीय रिएक्शन देता है, बेसिक होता है। ओके, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक मतलब ऑक्साइड और उसके साथ क्या मिला देंगे बाबू, हम लोग बेस मिला देंगे, तो क्या बनेगा, जल बनेगा, सॉरी लवण बनेगा और जल बनेगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ ये कार्बन जो है ना, ये अधातु है। ठीक है, धातु तो है नहीं, यहाँ पर धातु के साथ था तो हम लोग क्या बोले थे, धात्विक ऑक्साइड। और यहाँ पे कार्बन है तो अधातु है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर देखिएगा है ना, CaOH का ट्वाइस, जब ये मिलेंगे तो क्या बनेंगे, लवण बनेंगे। हालांकि यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, तो हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, बनेगा यहाँ पे क्या चीज बनेगा बाबू, यहाँ बनेगा, यहाँ देखिएगा H2O तो आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और इधर बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। CO2 और Ca मिलकर क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और यहाँ पे जल क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा और बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। उसमें मैंने बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप उसको भी मिस ना कर पाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।